साल 1932। अमेरिका की सर्दियों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवाएं तेज थी, मानो आने वाले तूफान की आहट दे रही हो। चार्ल्स लिंडबर्ग, एक ऐसा नाम जो अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर था। वह पहला इंसान था जिसने अटलांटिक महासागर को बिना रुके पार किया था। उसकी यह उपलब्धि उसे नायक बना चुकी थी, लेकिन इस नायक की ज़िंदगी में एक ऐसा भयानक मोड़ आने वाला था जिसने पूरे अमेरिका को झकझोर कर रख दिया। लिंडबर्ग अपनी पत्नी एन मोरो लिंडबर्ग और अपने 20 महीने के बेटे चार्ल्स अगस्टस लिंडबर्ग जूनियर के साथ न्यू जर्सी के होपवेल में अपनी आलीशान घर में रह रहे थे। यह घर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, जहाँ से दूर दूर तक घना जंगल दिखाई देता था। दिन में यह जगह बेहद खूबसूरत लगती, लेकिन रात होते ही यह इलाका एकदम वीरान और डरावना बन जाता। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक रात इस वीराने में ऐसा कुछ होगा जो इतिहास के सबसे बड़े अपराधों में गिना जाएगा। 1 मार्च 1932 रात के करीब 8 बजे लिंडबर्ग का घर रोशनी से जगमगा रहा था। डिनर खत्म हो चुका था और पूरा परिवार अपने अपने कमरों में था। उनका छोटा बेटा चार्ल्स जूनियर हमेशा की तरह अपनी नर्स बेट्टी गांव के साथ था। बेट्टी ने उसे आराम से बिस्तर पर सुला दिया, कमरे की खिड़की बंद कर दी और गुड नाइट लिटिल चार्ली कहकर वह कमरे से बाहर चले गई। रात 9 बजे घर में सब कुछ सामान्य था। एन अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी और चार्ल्स लिंडबर्ग अपने स्टडी रूम में कुछ दस्तावेज देख रहे थे। बाहर ठंडी हवाएं तेज हो रही थी। जंगल की ओर से आती हवा घर की खिड़कियों से टकरा रही थी। घर के चारों ओर काली रात ने अपनी चादर बिछा रखी थी। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन अगर कोई ध्यान से सुनता तो उसे किसी के दबे पांव चलने की आहट सुनाई देती। कोई था, कोई जो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर चुपचाप घर की तरफ बढ़ रहा था। नर्सरी का कमरा घर की दूसरी मंजिल पर था। वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते थे, अंदर से घर के हॉल से होकर और दूसरा बाहर से खिड़की के रास्ते। लेकिन खिड़की तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं था। लेकिन तभी घर की पिछली दीवार से एक लकड़ी की सीढ़ी लगाई गई। यह सीढ़ी पुरानी थी, लेकिन उसे इस तरह जोड़ा गया था कि वह किसी के वजन को सह सके। एक अंधेरे साए ने धीरे धीरे सीढ़ी पर कदम रखा। सीढ़ी से हल्की सी चरमराहट की आवाज़ आई, लेकिन ठंडी हवा ने उसे दबा दिया। जैसे ही वह आदमी खिड़की तक पहुंचा, उसने धीरे से खिड़की का लॉक खोला। उसने खिड़की को जरा सा ऊपर उठाया और अंदर झांका। बिस्तर पर एक नन्हा सा बच्चा सोया हुआ था। वह गहरी नींद में था, बिल्कुल मासूम, बिल्कुल बेखबर। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, बच्चे को उठाया। सीढ़ी अचानक टूट गई। वह आदमी तेजी से नीचे गिरा। बच्चा उसके हाथों में था, लेकिन गिरने की वजह से उसके सिर में हल्की चोट आ गई। बच्चे ने रोने की कोशिश की, लेकिन ठंड की वजह से उसकी आवाज़ पूरी तरह नहीं निकली। वह रहस्यमयी आदमी तेजी से उठा और घने अंधेरे में गुम हो गया। रात 10 बजे नर्स रोज की तरह बच्चे को देखने उसके कमरे में गई, लेकिन जैसे ही उसने चार्ल्स जूनियर का बिस्तर देखा, वह पूरी तरह खाली था। उसने धीरे से बच्चे को पुकारा, चार्ली। कोई जवाब नहीं आया। उसकी हलक से चीख निकली और वह तेजी से एन मोरो लिंडबर्ग के कमरे की ओर भागी। उसने कहा, मैडम, चार्ली अपने बिस्तर पर नहीं है। एन का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने खुद भागकर बच्चे के कमरे में देखा, लेकिन बिस्तर सच में खाली था। जैसे ही चार्ल्स को खबर मिली, वह भागते हुए नर्सरी में पहुंचा। उन्होंने चारों ओर देखा, हर अलमारी, हर पर्दे के पीछे झांका, बिस्तर के नीचे देखा, लेकिन चार्ली कहीं नहीं था। अब उनका ध्यान खिड़की पर गया। खिड़की आधी खुली थी। उन्होंने नीचे झांका। वहाँ टूटी हुई सीढ़ी पड़ी थी और उसके पास अजीब से पैरों के निशान थे। फिर उनकी नज़र खिड़की के पास रखे एक सफ़ेद कागज़ पर पड़ी। उन्होंने कांपते हाथों से उसे उठाया और पढ़ा। उस चिट्ठी में अंग्रेजी में टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो $50,000 तैयार रखो। लिंडबर्ग के हाथ कांपने लगे। यह फिरौती का नोट था। अब यह सिर्फ एक अपहरण नहीं था, यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा अपराध बनने वाला था।
इससे पहले कि परिवार के लोग कुछ सोचते, किसी नौकर के द्वारा पुलिस को खबर कर दी गई थी। कुछ ही देर में किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। पुलिस पहुंच चुकी थी। जैसे ही पुलिस अधिकारी घर में दाखिल हुए, उनके चेहरों पर गंभीरता साफ झलक रही थी। होपवेल पुलिस डिपार्टमेंट और एफबीआई की टीम ने घर के हर कोने को खंगालना शुरू किया। कमरे के हर कोने को देखा गया, खिड़कियों की जांच की गई, लेकिन कहीं भी ज़बरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं मिले। सबसे पहले उन्होंने वो चिट्ठी उठाई जो नर्सरी के पास खिड़की पर पड़ी थी। चिट्ठी पर लिखी भाषा अजीब थी। कुछ जगहों पर अक्षर झुके हुए थे तो कुछ जगहों पर गलत स्पेलिंग थी। लेकिन जो सबसे खौफनाक था वो था इसमें लिखा संदेश। अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो $50,000 तैयार रखो। आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी। पुलिस को खबर देने की भूल मत करना। ये एक ठंडे दिमाग से लिखा गया नोट था, किसी ऐसे इंसान का जो अपराध करने में माहिर था। पुलिस अधिकारी तुरंत सक्रिय हो गए। जांच आगे बढ़ी और कुछ अजीब चीज़ें सामने आई। खिड़की के पास टूटी हुई लकड़ी की सीढ़ी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इस सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़कर बच्चे को कमरे से उठाया था। लेकिन सीढ़ी किसी आम आदमी की नहीं लग रही थी। इसे बहुत सावधानी से बनाया गया था, जैसे कि यह किसी पेशेवर बढ़ई के हाथों की कारीगरी हो। मिट्टी में पैरों के निशान पाए गए, लेकिन ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं थे। पुलिस ने इन्हें ध्यान से देखा, लेकिन इससे किसी की पहचान कर पाना मुश्किल था। घर के अंदर ज़बरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे। दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थे। इसका मतलब यह था कि अपराधी को पहले से ही पता था कि अंदर कैसे घुसना है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को शक होने लगा कि क्या इस अपराध में घर का कोई सदस्य या कर्मचारी शामिल था। बेट्टी गांव नर्स वह आखिरी व्यक्ति थी जिसने बच्चे को देखा था, लेकिन क्या वह पूरी सच्चाई बता रही थी? क्या किसी नौकर ने बाहर के लोगों को घर के अंदर घुसने में मदद की थी, या चार्ल्स लिंडबर्ग खुद? कुछ अधिकारियों का मानना था कि कहीं इस मामले में कोई पारिवारिक साजिश तो नहीं थी, लेकिन कोई भी पुख्ता सुराग नहीं मिला। मामला उलझता ही जा रहा था। घटना के 3 दिन बाद लिंडबर्ग परिवार को एक चिट्ठी मिली। इस बार फिरौती की रकम $50,000 से बढ़ाकर $70,000 कर दी गई थी, और इस बार अपराधी और ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। इस पत्र में लिखा था, हमने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि पुलिस को खबर मत दो। अब रकम बढ़ा दी गई है। जल्दी करो वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अब परिवार के पास 2 ही रास्ते थे, या तो पुलिस की मदद लेते रहें और अपराधियों को नाराज करें, या फिर चुपचाप फिरौती देकर अपने बेटे को वापस लाने की कोशिश करें। चार्ल्स इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे कि उन्होंने अमेरिका के कुख्यात अपराधियों से भी संपर्क साध लिया। यहाँ तक कि उन्होंने माफिया से जुड़े लोगों से भी मदद मांगी। अंडरवर्ल्ड के एक शख्स ने बताया कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी है जो इस अपराध में शामिल हो सकता है, लेकिन जब पुलिस ने इस सुराग की तहकीकात की तो कुछ खास नहीं मिला। अब मामला और पेचीदा हो चुका था। 6 मार्च 1932 को न्यूयॉर्क के एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर जॉन ने एक प्रस्ताव रखा। वह अपराधियों से मध्यस्थ के तौर पर बातचीत करना चाहते थे, और हैरानी की बात तो यह थी कि अपराधियों ने इसे स्वीकार कर लिया। डॉक्टर जॉन को गुप्त रूप से बुलाया गया। उन्हें एक व्यक्ति से मिलवाया गया जिसका नाम जेफसी बताया गया। जेफसी कौन था? क्या वो असली अपराधी था? क्या वो सिर्फ एक दूत था, या फिर कोई और बड़ी साजिश थी? 2 अप्रैल 1932 को एक गुप्त डील फाइनल की गई। न्यूयॉर्क में स्थित सेंट रेमंड कब्रिस्तान में डॉक्टर जॉन ने अपहरणकर्ताओं को $50,000 दे दिए। बदले में उन्हें एक और चिट्ठी दी गई। इसमें लिखा था कि बच्चा बोट नेली नाम की नाव पर सुरक्षित है। पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। बोट नेली की खोजबीन शुरू की गई, लेकिन जब वह नाव मिली तो वहाँ कुछ भी नहीं था। ठीक 40 दिन बाद न्यू जर्सी के एक राहगीर ने जंगल में कुछ अजीब देखा। जब वह पास गया तो उसकी रूह कांप गई। वहाँ एक छोटे बच्चे का शव पड़ा था। पोस्टमार्टम में पता चला कि बच्चे की मौत अपहरण के कुछ ही घंटों बाद हो चुकी थी। पूरा देश सन्न रह गया। करीब 2 साल तक इस केस की गहन जांच चलती रही। पुलिस और एफबीआई हर उस व्यक्ति का पीछा कर रही थी जिसने कभी भी
फिरौती के पैसों का इस्तेमाल किया हो। सितंबर 1934 में आखिरकार उन्हें ब्रूनो रिचर्ड हाउंसमैन नाम का एक व्यक्ति मिला, जिसके पास फिरौती की रकम से जुड़े पैसे थे। पुलिस को फिरौती में दिए गए कुछ नोटों के सीरियल नंबर पहले से ही पता थे। जब न्यूयॉर्क के एक पेट्रोल पंप पर एक आदमी ने उन खास नोटों में से एक से पेमेंट किया, तो कैशियर को शक हुआ और उसने तुरंत पुलिस को खबर दी। कुछ ही घंटों में पुलिस ब्रूनो रिचर्ड के घर पहुंच गई। जब उन्होंने उसके घर की तलाशी ली तो वे हैरान रह गए। $13,760 की नकदी बरामद हुई, जो फिरौती की रकम का हिस्सा थी। ब्रूनो रिचर्ड के पास लकड़ी का काम करने का अनुभव था, जिससे वह शक और बढ़ गया कि वह अपहरण के लिए इस्तेमाल की गई सीढ़ी का निर्माता हो सकता था। उसके घर में एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें कई संदिग्ध नोट्स लिखे थे। ब्रूनो रिचर्ड हाउंसमैन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा शुरू हुआ। यह केस पूरे अमेरिका में ट्रायल ऑफ द सेंचुरी यानी सदी का सबसे बड़ा मुकदमा कहलाया। कोर्ट रूम में हाउंसमैन ने हर आरोप से इनकार किया। उसका कहना था, मैंने ये पैसे किसी से उधार लिए थे, मुझे नहीं पता था कि ये फिरौती के पैसे हैं। लेकिन जूरी और जज को उसकी कहानी पर भरोसा नहीं हुआ। वो लकड़ी की सीढ़ी जो अपहरण के दौरान इस्तेमाल की गई थी, उसकी लकड़ी हाउंसमैन के गैराज से मिली लकड़ी से मेल खाती थी। फिरौती की चिट्ठियों की हैंडराइटिंग हाउंसमैन की लिखावट से काफ़ी मिलती थी। एक गवाह ने दावा किया था कि उसने हाउंसमैन को फिरौती के पैसे लेते देखा था। इन सबूतों के आधार पर हाउंसमैन को दोषी करार दिया गया। 3 अप्रैल 1936, 2 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ब्रूनो रिचर्ड हाउंसमैन को मौत की सज़ा दी गई। उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर मौत दे दी गई। लेकिन क्या यह हाउंसमैन अकेला अपराधी था? आज भी कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ब्रूनो रिचर्ड अकेला अपराधी नहीं था। क्या कोई और था जिसने उसकी मदद की? क्या यह किसी बड़े गिरोह का काम था? क्या पुलिस ने असली अपराधियों को पकड़ने में गलती की? इन सवालों के जवाब आज भी पूरी तरह से नहीं मिल पाए हैं। लिंडबर्ग किडनैपिंग के बाद अमेरिकी सरकार ने लिंडबर्ग लॉ लागू किया, जिसमें अपहरण को संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया गया। अब अगर कोई अपहरण करता तो वह फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ अपराध करता और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती। यह मामला सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह एक रहस्य था जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। यह हमें सिखाता है कि अपराध की दुनिया कितनी जटिल और रहस्यमय हो सकती है। यह दिखाता है कि न्याय तक पहुंचने का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, और यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमेशा वही दोषी होता है जिसे अदालत दोषी करार देती है। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इस केस के बारे में आपकी क्या राय है। हम फिर मिलेंगे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।